नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क की खास पेशकश सेहत। इन दिनों जिस तरह कोरोना फैल रहा है, साथ ही एक शब्द भी बहुत सुनने में आ रहा है और वो शब्द है स्ट्रोक। अक्सर हम सुनते हैं कि जिम करते वक्त किसी को स्ट्रोक आ गया या हार्ट अटैक आ गया, कभी कभार क्रिकेट खेलते वक्त किसी को हार्ट अटैक आ गया, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी हार्ट अटैक से या स्ट्रोक से इन्हीं दिनों अपनी जान गंवाई है। क्या है ये स्ट्रोक, क्या होते हैं इसके लक्षण और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस पर जानकारी देने के लिए आज सेहत में मौजूद हैं डॉक्टर त्रिलोचन श्रीवास्तव। आप सीनियर प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी विभाग एसएमएस हॉस्पिटल से हमारे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर त्रिलोचन, आपका सेहत में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब, आजकल ये जो स्ट्रोक शब्द है इतना कॉमन हो गया। एक जमाना था जब इस तरह की जो बीमारी थी बहुत बड़ी होती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि स्ट्रोक की खबरें तो ऐसे आ रही हैं जैसे बस पता नहीं आसपास कुछ बहुत ईजी सा और बहुत कॉमन शब्द हो गया है। होता क्या है स्ट्रोक? ये स्ट्रोक बेसिकली अब हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, ब्रेन अटैक दूसरा नाम है इसका। जैसे हार्ट अटैक एक कॉमन भाषा है और मेरे ख्याल से हर गांव वाला भी समझता है कि ये हार्ट अटैक आ गया। इसी तरह से अगर ब्रेन में कोई पार्ट एकदम से डैमेज हो जाए तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं या ब्रेन अटैक बोलते हैं। हिंदी में इसको पक्षाघात बोलते हैं। हिंदी में नाम इसका जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक पूरा इसके सिम्टम्स को वर्णित कर देता है। इसका मतलब अगर शरीर का एक कोई भाग अचानक कमजोर हो जाए या सुन्न हो जाए तो उसे स्ट्रोक का लक्षण बोलते हैं। तो स्ट्रोक का मतलब यह है कि ब्रेन का एकदम से काम करना बंद कर देना, अचानक काम करना बंद कर देना और एक हिस्से में पार्ट का डैमेज हो जाना, उसे हम स्ट्रोक बोलते हैं। ये पक्षाघात जब बात आती है तो अक्सर इसको पैरालिसिस से भी कंपेयर किया जाता है, तो क्या ये पैरालिसिस ही होता है या ये कुछ अलग होता है? ये पैरालिसिस होता है, लेकिन ये पैरालिसिस अचानक होता है। पैरालिसिस एक तो होता है जो कि धीरे धीरे डेवलप होता है और जो मरीज है वो बेड बाउंड हो जाता है, लेकिन ये अचानक होता है, तुरंत आता है, इसलिए हम इसको अटैक बोलते हैं। तो इसलिए हम ब्रेन अटैक बोलते हैं। इसका मतलब ये अचानक आता है। जी, आजकल ये कितना कॉमन है? मतलब अगर देखें हम तो बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है और सबको चिंता होने लगी क्योंकि ये उम्र देखकर नहीं आता। बिल्कुल। पहले एक समय था जब एक एज के बाद में अगर आता था तो लोग सोचते ठीक है ये एज थी और इसकी रिकवरी शायद हो सकती है, नहीं हो सकती। आज ये इसका जो है स्प्रेड है या कितना इसका स्टेटस है? ये जो स्ट्रोक है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अगर माने तो मृत्यु का तीसरा बड़ा कारण है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहला जो कारण है वो हार्ट अटैक है, दूसरा है कैंसर और तीसरा ब्रेन अटैक या स्ट्रोक। तो ये मृत्यु का तीसरा कारण है और अपंगता का प्रमुख कारण है। मतलब सबसे पहला कारण अगर वर्ल्ड में कोई अपंगता का माने अपन जैसे हम डिसेबिलिटी बोलते हैं, डिसेबल्ड हो जाते हैं लोग, तो अपंगता का सबसे प्रमुख कारण ये स्ट्रोक ही है। अच्छा। ऐसा मानते हैं कि 6 में से 1 व्यक्ति को तो स्ट्रोक होगा, तो इसका मतलब ये बहुत कॉमन है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 200 से 300 पर लाख पॉपुलेशन पे स्ट्रोक होता है। जी, यानी जो हम दिव्यांग देखते हैं, जो अपने आसपास कोई हैंडीकैप देखते हैं, तो उसका जो फिजिकल रीजन है, उसका जो कारण है उसे स्ट्रोक कहेंगे। या स्ट्रोक में एक बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसका प्रमुख कारण स्ट्रोक है। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? क्योंकि कोई भी चीज होती है बॉडी एक ना वार्निंग सिग्नल देती है और बताती है कि कुछ गड़बड़ है, जिसको अक्सर हम इंडिया में तो खास तौर से नजरअंदाज कर ही देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रोक की तो ऐसे कौन से बड़े सिग्नल्स हैं जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, हम स्ट्रोक के लक्षण को पहले से पहचान सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया, स्ट्रोक में एक पार्ट बॉडी का अचानक या तो शून्य हो जाए या एक पार्ट काम करना बंद कर दे या दिखना अचानक बंद हो जाए या चलने में दिक्कत हो जाए या अचानक याददाश्त में कमी आ जाए या बोलते बोलते अचानक जबान लड़खड़ाने लगे जी। और ये एक तरह से मिनी स्ट्रोक होता है, मतलब ये हो सकता है ये 10-15 मिनट ठीक भी हो जाए। तो अगर हम इस लक्षण को पहचान लेंगे तो हो सकता है हम बड़े अटैक को बचाने में काफी मदद मिल सकती है। अदरवाइज कई बार मरीजों को ये लक्षण पहचानते नहीं है और बाद में एकदम से पूरा अटैक आ जाता है, जिसको फिर इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। जी, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इसकी रिकवरी भी बहुत स्लो होती है या शायद नहीं होती है, क्या ऐसा भी होता है? हाँ, बात सही है। इसमें अपन मान सकते हैं मोटे तौर पे एक तिहाई मरीजों को तो रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। एक तिहाई मरीज है उनकी कम रिकवरी होती है, मतलब वो सहारे से चल लेते हैं। लेकिन एक तिहाई मरीज है जो केवल बिस्तर पे रह जाते हैं और पूरी जिंदगी भर बिस्तर पे रह जाते हैं और केवल ना उनके लिए परेशानी होती है, जो उनके रिश्तेदार हैं, केयर टेकर हैं, उनके लिए भी पूरी जिंदगी भर उनको व्हीलचेयर पे या बिस्तर पे रहना पड़ता है। तो ये काफी डिसेबलिंग बीमारी है। जी, अगर हम बात करें स्ट्रोक की तो आजकल जो है यंग लोगों में बहुत ज़्यादा आ रहा है और अब तो एक तरफ है लोग हैं बोल रहे हैं फिटनेस में जाओ और वर्कआउट करो और योगा करो और खेलो, लेकिन जब जिम इंस्ट्रक्टर्स को, क्रिकेटर्स को, लोग जो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उनको स्ट्रोक आने लग गया है, तो इसका क्या कारण है? एक तो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस और दूसरा जो हम भोजन खाते हैं वो प्रॉपर नहीं है और जिसकी वजह से तो इसके जो स्ट्रोक के जो मेजर रिस्क फैक्टर हैं
वो है हाइपरटेंशन, जी। डायबिटीज और तीसरा स्मोकिंग। ये मेजर रिस्क फैक्टर हैं। जो माइनर रिस्क फैक्टर हैं उसमें अल्कोहल इंटेक है, जी स्ट्रेस है, जी और बाकी कुछ खून की धमनियों की बीमारी होती है वो है। जी तो अगर तीन ये जो मेन रिस्क फैक्टर हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और स्मोकिंग, जी ये बेसिकली लाइफ स्टाइल की बीमारी है। हाँ। अगर हम लाइफ स्टाइल अपनी सुधारें तो ये तीनों चीजें बहुत कम हो सकती हैं। जी जहाँ तक एक्सरसाइज या जिम के सवाल है, उसके बाद स्ट्रोक है, तो ये एडवाइजेबल है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें जिम में, जी, जी, नहीं जी। तो स्ट्रोक आने की संभावना रहेगी या हार्ट अटैक आने की संभावना रहेगी। तो मॉडरेट एक्सरसाइज या माइल्ड एक्सरसाइज या सिंपल योगा तो बहुत अच्छी बात है, जी। लेकिन एकदम से जोश में आके बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना जी करें, जी जी अदरवाइज स्ट्रोक के चांसेस रहेंगे। जी, इसका मतलब है यदि कोई एक्सरसाइज कर रहा है या मान लीजिए रनिंग स्टार्ट कर रहा है या कुछ खेल रहा है तो उसकी जो एंड्योरेंस है धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, एग्जैक्टली बजाय इसके कि युवा से जा एकदम से करके। जोश में आ जाते हैं जी। और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वो जी। शरीर के लिए, हार्ट के लिए और ब्रेन दोनों के लिए घातक हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन हमने बात सुनी थी, अक्सर ये सुना था कि कोविड के बाद में स्ट्रोक के जो केसेस हैं बहुत बढ़ गए हैं और कईयों ने वैक्सीनेशन को उसका जिम्मेदार ठहराया, अखबारों में, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें आई। कितना मिथ है और कितना सच है? हाँ, ये कहना तो वास्तव में बहुत मुश्किल है, बट ये बात जरूर है कि अभी जैसे पिछले 2-3 साल में हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों के चांसेस बढ़े हैं। जी तो इसका कहीं ना कहीं कोविड से और कोविड की वैक्सीन से भी संबंध है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कोविड के बाद खून गाढ़ा हो जाता है। जी और खून गाढ़ा हो जाता है तो खून की जो धमनियां हैं उनमें ब्लॉकेज के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। जी तो अगर ब्लॉकेज होता है तो इसमें संभावना रहती है कि स्ट्रोक आने की। वैक्सीन से भी जो खून के जो आरबीसी प्लेटलेट हैं उन पे प्रभाव पड़ता है, उससे भी स्ट्रोक आने की संभावना रहती है। जी तो इसमें काफी हद तक अपन मान सकते हैं सच्चाई है कि कोविड से और वैक्सीन से जी। ये डॉक्टर त्रिलोचन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं, लेकिन एक भी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटेंगे और इस पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर डॉक्टर त्रिलोचन श्रीवास्तव से हम जानेंगे किस तरह से स्ट्रोक से हम बच सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। के बाद आपका स्वागत है और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें बता दें, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक के बारे में और हम डॉक्टर त्रिलोचन श्रीवास्तव से ये जानना चाह रहे थे कि किस तरह से कोविड के बाद में जो स्ट्रोक के केसेस हैं उनमें इतना इजाफा क्यों हुआ है और क्या कारण है कि कोविड के बाद ही हमें बहुत ज़्यादा ये सुनने में आए। डॉक्टर त्रिलोचन, आप हमें बता रहे थे कि कोविड के बाद में और वैक्सीन से भी इसका कोरिलेशन देखा गया है, और क्या रीजंस हैं? क्योंकि आजकल हम ये भी सुनते हैं कि हफ्ते में लोग अपने आप एक खून पतला करने की दवाई ले लेते हैं। अब कोविड एसिम्प्टोमेटिक भी रहा है और सिम्प्टोमेटिक भी हमने देखा है, लेकिन लोग अपने आप ही दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई सी भी जो खून पतला करने की होती है। कितनी घातक है या कितनी मददगार है ये बॉडी के? हाँ, नहीं, अपने आप दवाई तो लेना हमेशा ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि बेसिकली स्ट्रोक एक तरह का नहीं, दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। जी एक स्ट्रोक तो होता है जिसमें नस में ब्लॉकेज होता है या खून की धमनी में ब्लॉकेज होता है, जिसे इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। लेकिन ये लगभग आप मान सकते हैं 85% लोगों में होता है। जी लेकिन 15% लोगों में जो स्ट्रोक होता है वो ब्रेन हेमरेज का होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि दिमाग की नस बढ़ जाती है और मरीज जी, को जी, ब्रेन जी। हेमरेज हो गया, हाँ वो और भी ज्यादा घातक होता है और उसमें डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जी तो अगर हम एस्पिरिन बिना लक्षणों को और बिना हम बीमारी को जाने एस्पिरिन लेते हैं तो कई बार वो नुकसान भी कर सकती है, जी और वो ब्रेन हेमरेज भी कर सकती है। और केवल ब्रेन हेमरेज नहीं कर सकती, कभी पेट में हेमरेज हो सकता है, हाथों पैरों में या नाक से कभी हेमरेज हो सकता है। तो केवल डॉक्टर की सलाह से ही एस्पिरिन लें। जी अगर जिन लोगों में पर्टिकुलरली अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या पहले हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों में केवल एस्पिरिन एडवाइजेबल है। अदरवाइज एस्पिरिन लेना घातक भी हो सकता है, तो जी। डॉक्टर की सलाह से एस्पिरिन लें, अदरवाइज वैसा ना लें। जी, अगर हम बात करें खासतौर से कोविड रिकवरी के बाद की बात करें और जहाँ पे स्ट्रोक के केसेस देखे गए हैं, तो किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, या डॉक्टरी सलाह तो बिल्कुल ज़रूरी है ही, दवाएं तो डॉक्टरी सलाह से ही लेनी चाहिए, लेकिन कोई भी जिसको कोविड के दौर से हम सब गुजरे, हमें ये नहीं पता हमें हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरह की हमें दवाएं या मल्टीविटामिन या डाइट लेनी चाहिए कि हम अपने खून को जो है, इसकी कंसिस्टेंसी को जो है नॉर्मल रख सकें? सबसे पहले तो लिक्विड ज़्यादा लेनी चाहिए हमें, क्योंकि अगर लिक्विड ज़्यादा लेते हैं तो हमारा जो खून का जो गाढ़ापन है वो कम रहता है। तो हमें जो भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी लेनी चाहिए। लिक्विड वो हेल्दी, कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं करे, तो व्यूअर्स ये समझ जाए कि डॉक्टर साहब कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं करे, हेल्दी लिक्विड की बात कर रहे हैं। हेल्दी लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली आप सूप ले सकते हैं, हाँ। आप शिकंजी ले सकते हैं, मौसमी फल बहुत होते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा लिक्विड लेते हैं, अगर हम कम लिक्विड लेते हैं तो हमारा खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और स्ट्रोक के चांसेस या हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रूट लें, और दूसरा वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, फ्रूट ज़्यादा लेन, क्योंकि एक तरह से इनमें फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को वैसे भी स्वस्थ रहते हैं और स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों से बढ़ाते हैं। तीसरा, हमें ज़्यादा सलाद लेना चाहिए, और डेफिनेटली क्योंकि पर्टिकुलरली अगर बात करें वसा की या
जो घी चिकनास होता है उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है। जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ जाता है खाने पीने से, तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो हमें अपने फूड में फैट का इंटेक कम करना चाहिए, घी चिकनास की चीज़ें कम लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम अक्सर इसे सुनते हैं, किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आया तो उसको बहुत समय रहते डॉक्टर के पास ले गए तो वो बच गया, या 2 मिनट की देरी हो गई या 3 मिनट की देरी हो गई। टाइमिंग और स्ट्रोक का क्या रिलेशन है? टाइमिंग और स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा संबंध है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर 1 मिनट इलाज की देरी होती है जी। तो हमारे ब्रेन के 19 लाख न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। अच्छा। 1 मिनट में 19 लाख न्यूरॉन की डैमेज हो रहा है। तो अगर हमको जल्दी इलाज मिलेगा तो हम समझ सकते हैं कि हमको कितने न्यूरॉन डैमेज से बच सकते हैं जी। तो इसमें जो विंडो पीरियड होता है, जिसे हम गोल्डन आवर्स कहते हैं, वो 4.5 घंटे का होता है। अच्छा। अगर 4.5 घंटे तक पहुंच जाए तो अगर ब्रेन की खून की धमनी में जो थक्का बना है उसको गलाने से संबंधित जो दवाई देते हैं तो काफी हद तक रिकवरी के चांसेस होते हैं। तो 4.5 घंटा मेन होता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मरीज लक्षण पहचान नहीं पाते हैं और कई बार वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरह जाते रहते हैं और प्रॉपर इंस्टीट्यूट में या प्रॉपर हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते। तो अगर 4.5 घंटे में भी पहुंच गए तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है, उसका प्रॉपर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार खून का थक्का बहुत बड़ा होता है तो वो दवाइयों से निकलता, तो एक उसको स्टेंट के माध्यम से, इंटरवेंशन के माध्यम से निकालते हैं। उसमें 6 घंटे का विंडो पीरियड होता है या 6 घंटे में हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर 4.5 घंटे में भी मरीज पहुंच जाता है तो वो काफी हद तक मरीज का मददगार होता है। जी डॉक्टर त्रिलोचन, सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे मालूम चलेगा कि ये जो व्यक्ति है यहाँ कहीं पर काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है? क्योंकि हम ऐसे वीडियोस भी देखें कि गिर गया। कौन से इमीडिएट सिम्टम्स होते हैं और क्या इमीडिएट कोई हेल्प हो सकती है जो उस वक्त डॉक्टर के ले जाने तक उस पेशेंट की जा सकती हो? बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर कोई बड़ा स्ट्रोक है तो मरीज अचानक गिर सकता है, बेहोश हो सकता है, और अगर बेहोश हो जाता है तो उसको सांस की ज्यादा दिक्कत हो सकती है, सांस एकदम से रुक सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि मरीज को एक साइड लेटा दें, सीधे ना लेटाएं। अगर सीधे लेटाते हैं तो जो थूक है या जो मुंह में सिक्रेशंस होते हैं वो सांस को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। दूसरा, अपन को मुंह से कुछ मत देना, जो हमारे इंडियन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि अदरवाइज जैसे मरीज बेहोश होता है लोग उनको पानी छिड़कना चालू कर कर देते हैं और पानी पिला देते हैं। ऐसा पानी, क्योंकि मरीज होश में नहीं होता तो वो पानी निगल नहीं पाता और सांस की नली में चल जाता है और सांस बंद हो जाता है। तो हमें मुंह से कुछ देना नहीं है, एक साइड में लेटा देना है। और अगर उसको सांस मान लो बंद हो गया है तो जैसे जो सीपीआर होता है, प्राइमरी मेजर्स होते हैं उस हार्ट को चालू करने के, वो मेजर्स चालू करने चाहिए और तुरंत हमें हार्ट को प्रेस करना, उसको उस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल में जाएं और तुरंत उसका इलाज चालू करवाएं। जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी कि यदि आपके आसपास ऐसा कोई केस हो जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो डॉक्टर के ले जाने तक उसे तिरछा लिटा दिया जाए, सीधा ना लिटाया जाए, उसे कुछ खाने पीने का या पानी ना दिया जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और आपसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये लेते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर लौटेंगे और डॉक्टर त्रिलोचन श्रीवास्तव से जानेंगे क्या है इसका ट्रीटमेंट और क्या है इसका क्योर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें बता दें कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर त्रिलोचन श्रीवास्तव से और वो हमें बता रहे हैं स्ट्रोक के लक्षण और हम कैसे स्ट्रोक से बच सकते हैं। डॉक्टर त्रिलोचन, फिर से शुरू करते हैं ये वाली बातचीत कि सिम्टम्स में हमने बात कर ली, ट्रीटमेंट क्या है इसका? अगर जैसे मैंने बताया इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर मरीज 4.5 घंटे में पहुंच जाता है हमारे पास, तो क्योंकि खून के थक्के की वजह से ये अटैक पड़ता है, तो खून को थक्के को गिराने की हम दवाइयाँ देते हैं जिससे कि मरीज की रिकवरी काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो ये तो दवाई ज़्यादातर उन मरीजों को देते हैं जिनको थक्का बन जाता है और 4.5 घंटे में आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख कारण है स्ट्रोक का, वो है ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज ज़्यादातर मरीजों को जिनका बीपी बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से होता है, तो हमें तुरंत बीपी कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हम समय में बीपी कंट्रोल करने तो ब्रेन हेमरेज को बढ़ने से रोक सकते हैं और मरीज की रिकवरी जल्दी हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो थे फिजियोलॉजिकल रीजंस, लेकिन आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, आजकल हम देखें आसपास में तो टारगेट प्रेशर्स हैं, एक अजीब सी भागदौड़ जिंदगी में हर किसी के है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। अपने आप को मेंटली अगर हम स्ट्रॉन्ग रखें या नॉर्मल रखें तो क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो स्ट्रेस अगर कम करें तो हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं, केवल ब्रेन अटैक से नहीं। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलैक्स रहना, आई थिंक मेडिटेशन, योगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम 10-15 मिनट भी निकालें अपने शरीर के लिए तो आई थिंक मेडिटेशन, योगा कुछ भी करें तो काफ़ी फर्क पड़ सकता है। एंड डेफिनेटली लाइफ स्टाइल तो हमको अपनी हेल्दी रखनी पड़ेगी, तो केवल 15 मिनट योगा से तो काम नहीं चलने वाला। सारे दिन आपको चेहरे पे स्माइल रखनी पड़ेगी और रिलैक्स रहना पड़ेगा और डेफिनेटली वर्क प्रेशर को
रिलैक्सली लेना पड़ेगा। जी, तो हाँ, कभी कभार इसे चैलेंज समझना चाहिए और बहुत मुसीबत ना समझ करके कि इसको ओवरकम करने के तरीके हमें ढूंढने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात करें इसकी प्रेवलेंस की, तो कुछ ऐसा रेशियो है कि मेल्स में कम होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, या किसी में कम ज़्यादा, और आजकल जो यंग एज में हो रहा है तो प्रेवलेंस रेट क्या है इसका? प्रेवलेंस यूजली मेल में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मेनोपॉज के बाद ये मेल और फीमेल में बराबर होता है। ऐसा मानते हैं कि फीमेल में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्ट्रोक को बचाता है। तो अगर मेनोपॉज से पहले तो फीमेल्स को कम होता है, बट उसके बाद मेल और फीमेल में इंसिडेंस लगभग बराबर है। यंग लोगों में मेन जो कारण है वो एक तो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत स्ट्रेसफुल है, और दूसरा उनकी फूड इंटेक, पर्टिकुलरली आप जानते हैं कि जो जंक फूड है वो बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान कर रहा है, और जो लाइफ स्टाइल है, पर्टिकुलरली उनका सोना जागना पर्टिकुलरली ऑड आवर्स में होता है, वो हेल्थ को बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल एक कल्चर वर्क फ्रॉम होम का है, लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं और वही जिंदगी और जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। अगर हम इसके रिकवरी टाइम की बात करें तो कई बार हम देखते हैं कि इंसान का जो शरीर है वो चलने में बहुत समय लगता है उसे, या उसको जो उसकी स्पीच होती है वो बिल्कुल इम्पेयर हो जाती है, या उसकी जो मेमोरी लॉस हो जाता है। कितना टाइम लगता है एक स्ट्रोक के पेशेंट को रिकवर होने में? स्ट्रोक और रिकवर में जो मैक्सिमम पीरियड रिकवरी होती है वो 3 से 6 महीने में होती है। तो वो जो टाइम है उसमें हमें बहुत ही अच्छा मरीज पे ध्यान देना चाहिए, फैमिली वालों को भी ध्यान देना चाहिए, और फिजियोथेरेपी एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक हमें अच्छे फिजियो, या तो खुद फिजियोथेरेपी सीख लें फिजियोथेरेपिस्ट से, प्रोफेशनल से, या एक रेगुलर फिजियोथेरेपी वाला आप घर पे भी लगा सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनिशियली 3 से 6 महीने में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम रिकवरी होती है वो शुरू के 6 महीने में होती है। उसके बाद इसकी रिकवरी ऑलमोस्ट नहीं होती या बहुत स्लो हो जाती है। तो इसलिए हमें ये 3 से 6 महीने सबसे वाइटल होते हैं, जब हमें मरीज का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, जब किसी घर के व्यक्ति को कोई ऐसे देखता है तो वो खुद भी बहुत घबरा जाता है। फैमिली का क्या रोल होता है एक सपोर्ट में, क्योंकि वो जो व्यक्ति सामने है वो शायद नहीं जानता, किस तरह से फैमिली कंट्रीब्यूट कर सकती है कि इंसान की जो रिकवरी हो जल्दी हो? फैमिली फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि फिजिकली पेशेंट डिसेबल्ड हो जाता है, कई बार व्हील चेयर पे आ जाता है, इवन खाने पीने के लिए और टॉयलेट जाने के लिए भी उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो डेफिनेटली फैमिली मेंबर का तो 24 घंटे का रोल है। इसके अलावा दूसरा रोल फिजियोथेरेपी में, एक्सरसाइज में है, क्योंकि एक्सरसाइज में फिजियोथेरेपी वाला लगा भी रहे तो वो 5-10 मिनट आके 15 मिनट आके लगा सकता है, लेकिन फिजियोथेरेपी अल्टीमेटली अगर रिलेटिव करेंगे और रेगुलर करेंगे तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो मेंटल सपोर्ट होता है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट डिसेबल्ड हो जाता है तो आप समझ सकते हैं उसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी खत्म हो गई और दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया। सबसे बड़ी जो फीलिंग होती है कि दूसरों पर डिपेंडेंट की, वो बहुत बुरी फीलिंग होती है। तो मेंटली भी वो मरीज बहुत डिप्रेस हो जाता है। तो मेंटली बूस्टअप करने में फैमिली वालों का बहुत ज्यादा रोल होता है, उसको मोटिवेटेड रखें, ये बताएं कि ठीक हो जाएगा। तो ऐसी चीजों में फैमिली का बहुत ज्यादा सहयोग की जरूरत है। जी, अब अगर कोई चीज हो जाती है उसका क्योर अपना समय लेती है, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि कुछ समय रहते अगर ध्यान रखा जाए चीजों का तो इंसान उस मुकाम तक या उस प्रॉब्लम तक पहुंचता ही नहीं है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका किसी भी एज ग्रुप को, भले ही वो यंगस्टर्स हो, मिडिल एज हो, मेल हो, फीमेल हो, क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये स्ट्रोक को आइडेंटिफाई भी कर पाएं और उस तक पहुंचे ही ना? सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि अगर लाइफ स्टाइल अच्छी है तो आप, जैसे मैंने आपको मेजर रिस्क फैक्टर बताए, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये मेजर रिस्क फैक्टर है। चाहे हार्ट अटैक की बात करें चाहे ब्रेन अटैक की बात करें, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक में जो रिस्क फैक्टर है बिल्कुल सेम है। तो अगर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब है रेगुलर फिजियोथेरेपी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट पे ध्यान रखेंगे, मेंटली रिलैक्स रखेंगे, तो हमें इस अटैक की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जी, डॉक्टर त्रिलोचन, आपने हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इससे बहुत ज़्यादा इसे सीखा होगा और समझ गए होंगे कि यदि आप अपना अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, डाइट का ध्यान रखेंगे, मेंटली रिलैक्स रहेंगे, स्माइल रखेंगे, योगा करेंगे, तो आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। आज के सेहत में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे सेहत से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ। डॉक्टर त्रिलोचन, हमसे बात करने के लिए और हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।